हेलो मेरे देश के नौजवानों, बढ़ाते हैं सीरीज को। तो इस सीरीज का 5वां भाग होगा। 4 भाग अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें करीब 135 क्वेश्चन तक हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। यह क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था होमवर्क के रूप में, और आप में से कुछ ही लोगों ने इसका आंसर मुझे कमेंट किया है, सभी नहीं कर पाए। सभी लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपका होगा ए, भागीरथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? वो फुटबॉल से संबंधित हैं। सबको पता होगा ये बात। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वर्ल्ड में, उनका ये भी पता रखना है कि वो किस गेम से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। मतलब अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, मतलब अलग अलग द्वीपों का मिला हुआ एक समूह है। तो ये पूछ रहा है कि अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो कौन करता है? अंडमान सागर, मन्नार खाड़ी, पाक स्ट्रेट या 10 डिग्री चैनल? तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका उत्तर में क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित थी? तो आपकी कौन सी क्रांति थी? ऑप्शन रख देंगे आप, रूसी क्रांति। आंसर सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, मतलब चैलेंज मानेंगे आप इसे 35 क्वेश्चन में कि कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो बताएं भैया, सोचें कौन सा आंसर होगा इसमें। कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? इसमें होगा आपका सौर चक्र। कौन सा? सौर चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो बर्नर्स ने किया, मार्टिन कपूर ने किया। मार्टिन कपूर है, कूपर होगा शायद, मार्टिन कपूर से। सैमुअल टॉमलिंसन ने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। तो चार्ल्स बेबेज तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर होगा टॉमलिंसन, सैमुअल टॉमलिंसन। टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। संसद का सत्र किसके संबोधन से शुरू होता है? जब संसद स्टार्ट होती है तो जो सत्र है वो किसके संबोधन से शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबोधन से संसद का सत्र शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, दिसपुर राजधानी है, तो कहाँ की राजधानी है भाई? राजधानी याद रखेंगे, कुछ नहीं तो स्टेट की राजधानी तो सब याद होंगी। एक राजधानी से क्वेश्चन बनता है, या तो कंट्री की हो या स्टेट की हो। तो स्टेट की तो जरूर याद हो आपको। इसमें राइट आंसर होगा असम की राजधानी दिसपुर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी झील है? वो आपकी चौथा ऑप्शन सही होगा, चिल्का झील। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ देशों की, उनकी प्रदेशों की राजधानी आपसे पूछ लूंगा, या तो आपको पता हो, ठीक है, नहीं आप मुझे गूगल करके फिर भी कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता चल ही जाएगा फिर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर पहले तो 1 नंबर पे आता है, वो प्रशांत महासागर है। और दूसरा फिर क्या है? दूसरे नंबर पे अटलांटिक। ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। ओके, अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता होगा, जो फीफा विश्व कप है अभी हुआ है जल्दी में, हाल ही में, और आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि किस देश ने उसको जीता है। तो फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। बहुत पैसा लगता है इसमें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे का गेम यही है, विश्व कप। चेचक और रेबीज रोग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? चेचक और रेबीज। तो चेचक और रेबीज आपके वायरस से होते हैं। तो वायरस को हिंदी में बोलते हैं हम विषाणु। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग को श्रमदाता कहते हैं? मतलब वो जो डोनर होता है वो क्या करता है? सभी को ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप हो, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। वो इनमें से है कौन? तो ऐसा कौन है? वह है ओ। राइट आंसर आपका तीसरा होगा। अगला है क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है?
तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये थोड़ा सा मैं गलत लिख गया हूँ इस बात को, कार्बन और कार्बन के बीच में कहना होगा मुझे, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिंगल बॉन्ड। तो एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब ऑप्शन अगर पूछ भी ले कभी तो असंतृप्त, इसके आगे बस आपको आ लगाना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उनमें से या तो ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है, डबल बॉन्ड, मतलब जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी एक हो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। याद रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त फैट भी आती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होती है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो देखो ये अयस्क वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसी ना किसी का अयस्क पूछ लिया जाता है। तो सिनेबार पारे का अयस्क है। किसका? पारे का। एक क्वेश्चन और आपको एक साथ इसके साथ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पारे को जब हम किसी मेटल के साथ मिलाते हैं, पारा भी एक खुद में क्या है, मेटल है, तो पारे को किसी भी मेटल के साथ मिलाते हैं तो वो अमलगम बनाता है। सीधा सीधा याद रखेंगे, अमलगम बनाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि पारे को धातु के साथ मिलाने पर क्या बनता है? अमलगम बनते हैं। ठीक है। ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी, चाल, दाब, गंध। तो गंध नापने का तो कोई बात ही इसमें हिसाब किताब जवाब वो नहीं होता। दाब देखो बैरोमीटर नापता है, याद रखेंगे। दूरी को तो कोई भी मीटर नापता, तो दूरी के लिए तो बहुत से हैं आपका, और ओडोमीटर मीटर लगा हुआ है इसलिए आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाल। ओडोमीटर होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, जो बिल्कुल जो इंस्टेंट स्पीड आपकी नाप कर देते हैं कि कितनी की स्पीड पर फिलहाल चल रही कोई भी गाड़ी। वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई नहीं है। देखो ये याद रखेंगे, आप बस इतना पढ़ते कि वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई, तो आप तुरंत ही वाट पर आंसर लगा देते, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या है इसका आंसर? जूल। जूल नहीं है। जूल किसकी है? कार्य की, वर्क की है जूल। ओके। अगला क्वेश्चन, कार का एसआई मात्रक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने उस दिन भी बताया था कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के साथ साथ टाइम आपके पास बहुत बचेगा। आप इस पेपर को कम से कम 50 जो क्वेश्चन होंगे आप अगर मतलब थोड़ा सा मैथ टफ आता है तो 30 मिनट लास्ट लेंगे और उससे पहले इसको फिनिश कर देंगे। टाइम बचेगा आपके पास, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है आपको और पूरा करना है। ठीक है। कार का एसआई मात्रक है, तो कार का एसआई मात्रक जूल है, और अर्ग भी कार का ही मात्रक है, बट ये सीजीएस में है। जैसे ऐसा ही कह रहा है, ऐसा ही एक यूनिट होती है, ऐसे सीजीएस यूनिट के अंदर आपका कार का मात्रक अर्ग होता है। क्वेश्चनों को लिख सकते हैं आप, वीडियो को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी पार्टों को एक दिन में एक बार देख ही लें। चाबी भरी हुई घड़ी में ऊर्जा होगी, तो चाबी भरी हुई घड़ी होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में भैया आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय में पहुंचता है? ये आपको समय बताना है। तो प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। 499 सेकंडों से टोटल बोलते हैं, तो इस पे लगभग लिखा हुआ है, तो 8 मिनट लगभग वो पहुंचता है। कोई भी आंसर सही नहीं होगा 8 मिनट को छोड़कर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की? मतलब प्रकाश से वैद्युत बनाई जाती है, उसको प्रकाश को, लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस बात के इफेक्ट की खोज किसने की? ये की आपकी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इस प्रभाव को समझाया हमें। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? 157वां क्वेश्चन है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में भाग लिया था। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन इस तरह से रखे हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना पहले कि आप क्या सही सोच रहे थे जो मैं बताने वाला था। हर कोई ये ऑप्शन टिक करने जा रहा होगा 98.6 केल्विन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये केल्विन नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। 18.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। इसका केल्विन में तापमान जो है 310 है, उसमें सेंटीग्रेड में 37 है, और फ़ारेनहाइट में ये है। तो तीनों ही आप याद रखेंगे। ये क्या नाम है? फ़ारेनहाइट में, तो ऑप्शन तो इसका सी होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 18.6 फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में 310 केल्विन है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका बनी होती है, तो मैंने इसमें ऑप्शन रखे ने भूल गया हूं मैं। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका किसकी बनी होती है? न्यूरॉन सेल की बनी होती है। यहाँ एक बात याद रखेंगे कि इनके अंदर में थोड़ी सी आपको
नॉलेज और देता हूं कि तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन सेल के अंदर कोश का विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोश का विभाजन नहीं होता। कोश का विभाजन इसके अंतर्गत नहीं होता। मतलब एक बार ब्रेन में चोट लगी तो लगी, मतलब मौत तो मौत, उसके बाद कोई भी रिकवरी नहीं है। कोश का विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोश का विभाजन आपके यकृत में होता है। यकृत बोले तो लिवर कितना भी डाउन हो जाए रिकवरी के चांस हैं, लेकिन कोश का विभाजन तंत्रिका तंत्र में नहीं है तो नहीं है। डबल रोटी ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो वायरस का या जीवाणु का या यीस्ट का। तो डबल रोटी बनाने में आपका यीस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है। सबसे छोटी कोश का होती है, तो सबसे छोटी, देखो अगर क्वेश्चन में मानव लिखा होता तो ये बात बदल जाती, लेकिन सबसे छोटी बोली है कोश का तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये होता है लाइसोसोम। कई क्वेश्चन है ऐसे, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूँ कि किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं, और लाइसोसोम को इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम जो है वो जैसे हमारी सेल के अंदर पाया जाता है और ये मृत सेल को खाने का काम करता है, और जब ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो ये खुद को फाड़कर वहाँ की सेलों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम फट जाती है और आसपास की सेल को नष्ट कर देती है, तो लाइसोसोम को इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन, एक और क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ तुम्हें। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है बॉडी में, और ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने से, घट जाने से आपको किसकी बीमारी होती है? आपको बीमारी होती है शुगर की, ग्लूकोज के अप या डाउन हो जाने से। तो इंसुलिन का स्राव करने वाली वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है अग्न्याशय। राइट आंसर आपका बी। ऊर्जा का ग्रह किसे कहते हैं? तो देखो, ऊर्जा का ग्रह बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक सेल का भाग है, हमारी एक कोशिका का छोटा सा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की एनर्जी इसलिए कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा का ग्रह भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जमा होती है, रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान इसमें जमा होती है। इसके बाद रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान हम किसको कहते हैं? राइट आंसर आपका सी, प्लीहा होगा। कौन सा? प्लीहा। रक्त का कब्रिस्तान इसे कहते हैं। ये क्या करता है कि आरबीसी जो आपकी सेल होती हैं उनमें से जो डैमेज सेल हैं उनको ये मारने का काम करता है। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जैसे प्लीहा ये है, इसके अंदर से ब्लड पार होकर जा रहा है आरबीसी, तो ये आरबीसी क्या काम करता है कि इसके अंदर आरबीसी ये जमा है, और ये क्या काम करता है कि इसमें से जमा नहीं होती है, मतलब इसमें कंटिन्यूस रहती है, लेकिन इसमें से पार होती हैं, तो ये क्या करता है कि जो बेकार आरबीसी हैं उनको नष्ट कर देता है, जो बेस्ट हैं वो बाहर निकल जाती है। तो समझो ब्लड बैंक भी है इसका, और इसका कब्रिस्तान भी कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज आपके की लैंडस्टीनर ने या विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने। तो रक्त समूह की बात कर रहा है कि ब्लड के ग्रुप की, ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनकी खोज किसने की? तो की लैंडस्टीनर। 66 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट लेता हूं मैं, टाइम काफी हो गया। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, ऑप्शन सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने आपके टीके की खोज की, इसका भी सी ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका राइट आंसर ए, अगर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, कई नामों से इसे जाना जाता है, बस नामों से ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर दिवस को मनाने का होता है कि इसमें आपको जानकारी, जागरूकता फैलाई जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो मतलब आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो मतलब एनीमिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैंने इसमें 2 ही ऑप्शन रखे हैं, तीसरा भी रख देता, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि रेफ्रिजरेटर में फिलहाल कौन सी गैस भरी जाती है। क्योंकि अगर पहले बात करूँ जैसे 20वीं सदी की, कि 1970, 80 और 90 के आसपास के दशक की बात करें तो CFC गैस भरी जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है, उसके क्षय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर अब जैसे ही डेवलप चीज़ें हुई हैं, साइंस ने खुद को अपने आप को डेवलप किया है, तो उसके बाद गैसों में बदलाव किए गए हैं
क्योंकि अब ओजोन क्षय को हानि ना हो तो फ्रीऑन गैस भरी जाती है। ठीक है, और भी गैस ऐसी आ गई है, अकेली फ्रीऑन नहीं है कि जो सिर्फ या तो सीएफसी भरी जाती हो फ्रीऑन भरी जाती हो, लेकिन फिलहाल में फ्रीऑन भरी जाती है। और फ्रीऑन तब भरी जाती है जब आप सीएफसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे पहले सीएफसी आपके फ्रिज में भरी हुई है और पुराना फ्रिज है, आप सीएफसी अब निकल गई तो फिर अब सीएफसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद फ्रीऑन भरी जाती है। और भी गैसें हैं जो सीएफसी वाले में नहीं भरी जा सकती, तो कंपनी से सीधे फ्रीऑन भी आती हैं और नई गैसें हैं, वो एक डिटेल चैप्टर है, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तंबाकू व चाय में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तंबाकू व चाय में इनमें इनटेक करने का जो तरीका वो दोनों का अलग है। तंबाकू और चाय में निकोटीन पाया जाता है। कैफीन एक कड़वा वो है, नशीला पदार्थ है जो कहवे मतलब कि आपकी उसमें पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। और तंबाकू और चाय में निकोटीन पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। कैटेंचिन्स भी एक नशीला पदार्थ है भाई, ये धीरे धीरे आपको मदहोश करता है। पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन ए है। ठीक है, तो और इसका एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पालक में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली विटामिन ए है। और आपने पढ़ा होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए है एक, तो एक डी है और एक ई है और एक के है, चारों हैं। वसा में घुलनशील है। तो तुमने देखा होगा कि पालक के साग में, पालक की सब्जी नहीं बोलूँगा, साग ही बोलूँगा, साग में हम घी डालकर खाते हैं। पता है इसका रीज़न? कि जो ए है ना वो उसमें क्या हो जाती है, घी में घुल जाती है और बॉडी को तुरंत ही मिल जाती है ना। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में निमोनिया, ये तो सब जानते होंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फेफड़े से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है यार, निमोनिया में फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। किस विटामिन को सक्रिय हेतु कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? मतलब कोबाल्ट आपकी जरूरत होती है उस विटामिन को चलाने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए, तो B12 है। और क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि किस विटामिन में एक मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, कॉपर पाया जाता है, तो B12 है। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या यूज है, टार्ट्रिक का क्या यूज है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी H2SO4 इसका वो नाम है, और इसको बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो बी ही होगा। थोड़ी नॉलेज और बढ़ाकर दे रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा अप हो गया, 3 से 4 मिनट। घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग आयोडीन कमी से, पहला ऑप्शन सही है। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये बात सर्वप्रथम किसने बताई? तो ये बताई आपके न्यूटन ने। कण का सिद्धांत न्यूटन ने, और आपका तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल ज्यादातर कहेगा कि निर्वात में पूछेगा। निर्वात क्या है? एक वैक्यूम, मतलब जहां कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी हवा का पार्टिकल्स नहीं है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद कमेंट के लिए आपके पीछे भी मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए और 181वां क्वेश्चन भी आपको आज नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, तो उसको सॉरी क्या बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।